नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी मेट्रो, यूपी पीसीएल टीजी2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल और एमपी पीजीसीएल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें कवर किया है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वीडियो के अंत में, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, प्रतिरोधकता यानी आपका यहाँ पर दिए गए प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि ओम इंटू मीटर, इसका सही उत्तर है। प्रतिरोधकता यानी रो बराबर RA/L होता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जो कि रेजिस्टेंस का मात्रा का ओम होता है, एक क्षेत्रफल होता है, इसका वर्ग होता है मीटर स्क्वायर बटे मीटर, एल का भी मीटर होता है। यहाँ पर मीटर से मीटर कट जाएगा, आपका ओम इंटू मीटर बिल्कुल सही आ जाएगा यूनिट। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है तो यहाँ पर पीयू करंट क्या है? चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कि वास्तविक धारा बटे बेस धारा, यहाँ पर भाग देंगे तो आपका 10 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक को 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है तब डैश डैश मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं जो कि आपका उत्पन्न ऊष्मा बराबर I²RT होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 8 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार, जैसे कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? सही उत्तर जो कि एल्युमिनियम में जो है ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है, जबकि अभ्रक में होता है, रबर में होता है, कागज में होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, अभ्रक, रबर आदि होते हैं। धनात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा आदि। अगला हमारा दिया गया, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो कि 1/4 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार इसे सॉल्व किया गया। अगला प्रश्न, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर डैश डैश, सही उत्तर अभ्रक का प्रतिरोध घटता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने का प्रभाव, चालक में तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है। और देखते हैं, अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। इस फार्मूले पर देख सकते हैं, मान रख के आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला है, KWH यानी किलो वाट आवर विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर 860 कैलोरी के बराबर होती है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से डैश डैश अर्धचालक हैं। सही उत्तर जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जर्मेनियम के बाद जर्मेनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, कार्बन भी होते हैं, ये सभी आपके अर्धचालक होते हैं। देख सकते हैं, अर्धचालक वे तत्व हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और यहाँ पर जर्मेनियम का जो है 32 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? सही उत्तर पेपर जो है आपका विद्युत रोधी होता है। पेपर आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और इंसुलेटिंग मटेरियल वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं,
जो कि पेपर हो जाता है, बांस मतलब सूखी लकड़ी हो जाती, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है वो आपके मतलब चालक कहलाते हैं। जैसे कि कापर हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम होता है, ये आपके कंडक्टर मटेरियल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न, चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। सही उत्तर मेहो द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, जो चालकता का मात्रक होता है ओम या मतलब मेहो या सीमेंस होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है मेहो प्रति मीटर होता है। यहाँ पर देखते हैं जो कि कापर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके द्वारा तारों का प्रयोजन संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। सही उत्तर निम्न परावैद्युत प्रतिरोध का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर जो कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए करते हैं। जैसा कि मृदु सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग के रूप में होता है। सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त पदार्थ जो होता है लेड और टिन होता है। यहाँ पर आप जान सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसकी डैश में व्याख्या की जाती है। सही उत्तर वोल्टा नियम इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वोल्टा नियम की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार देख सकते हैं आप, जैसे कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड्स पर उत्पन्न होते हैं विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह डैश में वर्णित है। सही उत्तर फैराडे की दूसरा नियम बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुए विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह फैराडे का दूसरा नियम में दिया गया है। अगला है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित होने वाली बिजली का मात्रा के अनुपात में होता है। इसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर फैराडे का पहला नियम। देखते हैं यहाँ पर पूरा जानकारी फिर से एक बार देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड्स में से निकले पदार्थ का द्रव्यमान पारित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है। इस फैराडे का पहला नियम कहा जाता है, जो कि M बराबर ZIT इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया है, जो कि कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रभाव को कहा जाता है। सही उत्तर रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर पैरामैग्नेटिक पदार्थ के रूप में जानते हैं। वे पदार्थ जिन पर चुंबकीय प्रभाव बल नहीं होता है, अर्थात जो चुंबक की ओर शीघ्रता से आकर्षित नहीं होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, टिन, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से अधिक होती है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। अगला प्रश्न, चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसकी डैश कहा जाता है। सही उत्तर चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि दिया गया है, चुंबकीय ध्रुव जो होता है यह चुंबक का वह स्थान है जहाँ से अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, एक दूसरे सिरे पर पहुँचती हैं, अर्थात चुंबक के सिरों पर चुंबकीय गुण अधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, करंट के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को सकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए, और करंट के वामावर्त दिशा के चलने के कारण एक मेष में अधिक प्रतिरोधक ड्रॉप को डैश के रूप में लिया जाना चाहिए। सही उत्तर नकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए।
देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। करंट के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को सकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए, और करंट के वामावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को नकारात्मक ड्रॉप के रूप में जाना चाहिए। जिस मेष में केवीएल लागू हो उस मेष की धारा को बड़ी मानकर केवीएल लगाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठा करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। इसे कार्क स्क्रू के नियम के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर प्रतिबाधा कहा जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कहा जाता है। शुद्ध प्रेरकी तथा शुद्ध धारिता परिपथ काल्पनिक परिपथ है, क्योंकि प्रत्येक एसी परिपथ में प्रेरकत्व एवं धारिता के अतिरिक्त कुछ न कुछ प्रतिरोध भी अवश्य होता है। अतः किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कुल विद्यमान कुल प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। इसका प्रतीक जो है जेड यानी मात्रक जो होता है आपका ओम होता है। फार्मूला भी आप आसानी से देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसा कि दिया गया है, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। सही उत्तर 1.11 होता है। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान आरएमएस वैल्यू एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश डैश के बराबर होता है। सही उत्तर √3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज √3 गुना वोल्टेज के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर स्टार कनेक्शन में आपका होता है। इसमें लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि देखते हैं हम, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति डैश डैश है। सही उत्तर 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका वगैरह में आपकी 60 हर्ट्ज होती है। जैसे कि किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति डैश डैश द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर VI sin थीटा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है कि डैश डैश से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी मान लो लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाएं तो उसके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई की 2.5 मीटर होती है। इसकी 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए इसकी लंबाई। अगला है, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। सही उत्तर विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना होता है। यहाँ पर देखते हैं जो कि किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य झटका लगने की संभावना को समाप्त करता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया है, जैसे कि भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टता प्रयोग की जाती है। प्रकीलों की विभिन्न दूरियों स्थितियों के अधीन 4 परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षण में मापित धारा 3.8 एम्पियर और 1.9 और 2.6 एम्पियर और यहाँ पर 3.1 एम्पियर प्रतिरोधक निम्नलिखित में से किस परिकलित मान का विचार करता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि प्रत्येक परिमाण की समाप्ति धारा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका औसत निकाल लेंगे तो यानी आपका यहाँ पर 4 मानों का औसत बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप इसे देख सकते हैं जो कि इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि 10 वोल्ट का अग्र विभव एक SI यानी सिलिकॉन डायोड के साथ जोड़ा गया है तथा 1 किलो ओम का प्रतिरोध डायोड के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, तो डायोड से प्रवाहित धारा डैश डैश है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। यहाँ पर KVL का नियम लगाने से इसे सॉल्व करें तो आपकी धारा यहाँ पर 9.3 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि वोल्टता नियंत्रक के लिए उपयुक्त युक्ति है।
सही उत्तर जेनर डायोड। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेटर वह परिपथ होता है जिसकी आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट या लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी नियत रहता है। जेनर डायोड धारा लोड को नियत वोल्टेज प्राप्त करने में किया जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है। सही उत्तर रिलक्टेंस मोटर होता है। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर रिलक्टेंस मोटर होती है। यह मैग्नेटिक रिलक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि आपको अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंच पाए और यहां पर वो जुड़ पाएँ। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि UPPCL TG2, UP आर्मिनल TG2 और UP मेट्रो और यहाँ पर बिहार PCL, पंजाब PCL, MP PGCL और किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और सेंट्रल में लेवल में आपकी हो गई सेल, इसरो, DRDO, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आप ये सारी वीडियो एक नंबर से लगाकर सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए, अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। चलिए, जैसा कि एक सिंगल स्टैक यानी 8 फेज स्टेटर बहु ध्रुवी परिवर्ती प्रतिष्ठम्भ मोटर के 6 रोटर दांते होते हैं, तो एक बार एक फेज उत्तेजित होता है तो स्टेप साइज और स्टेप प्रति चक्कर क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि 300 स्टेप कोण बराबर 360 कोष्टक में NS माइनस NR बटे NS इंटू NR। यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा, जो कि 15:24 यहाँ पर दिए गए, बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। अगला है, एक वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 ध्रुव यानी 4 पोल, प्रत्येक पोल में दांतों की संख्या 10 है। यदि रोटर में 80 दांतें हैं तो स्टेप कोण ज्ञात कीजिए। स्टेप कोण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, जो कि आपका एक वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 पोल, प्रत्येक पोल में दांतें की संख्या 10 है। यदि रोटर में 80 दांतें हैं तो स्टेप कोण 4.5 होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक स्टेपर मोटर एक डैश डैश होता है। सही उत्तर सिंगल फेज AC मोटर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक स्टेपर मोटर एक फेज प्रत्यावर्ती मोटर होता है। यह कम्यूटेटर रहित AC मोटर है जिसमें सभी वाइंडिंग्स केवल स्टेटर में स्थापित की गई होती हैं। रोटर या स्थायी चुंबक से निर्मित हो तो अन्यथा चुंबकीय धातु से बने दांतेदार पहिए के रूप में हो। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किसी भी युक्ति को घूर्णन के 4, 8, 12 और 5वें तक अंशों में स्टेप में घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश डैश होती है। सही उत्तर एक तुल्यकालिक मोटर होती है। एक स्टेपर मोटर जो है एक सिंक्रोनस मोटर होती है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर का प्रयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर नियंत्रण प्रणाली में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि AC पर DC मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें। सही उत्तर कम्यूटेशन का उन्मूलन, बिल्कुल सही उत्तर है। AC पर DC मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन कम्यूटेशन पर उन्मूलन पहचान करना होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित जनरेटरों में से किस वाइंडिंग यानी कॉइल के 2 भागों में बांटा जाता है। सही उत्तर कंपाउंड वाउंड जनरेटर में कॉइल को 2 भागों में बांटते हैं। कंपाउंड वाउंड जनरेटर में वाइंडिंग 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग आर्मेचर के सीरीज तथा दूसरा भाग आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। आर्मेचर के सीरीज क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड और उसके समांतर में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड कहलाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल का सहन कर सके
और इसके विपरीत सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्न वाली बनाई जाती है, जिससे कि पूर्ण आर्मेचर धारा को वहन कर सके। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर में करंट में परिवर्तन को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कम्यूटेशन कहते हैं। देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन की कम्यूटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनरेटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेशन की मोटाई डैश डैश होती है। सही उत्तर 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, यदि डीसी मोटर के पास विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर आर्मेचर जल सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि बैक ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अब यदि बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाता है तो सप्लाई वोल्टेज अपोजिशन मान नहीं होगा और कुल सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के क्रॉस खपत होगी और आर्मेचर जल जाएगा। अगला है, 5 एचपी तब छोटी डीसी मोटर के समानता होते हैं। सही उत्तर 2 पोल की होती है 5 एचपी की मोटर। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर यह निम्न दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। देख लेते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देना चाहेंगे, जो कि इस प्रकार दिया गया, यदि एक डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण मोटर योक तथा क्षेत्र यानी फील्ड कोर में बहुत अधिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मोटर की दक्षता घट जाती है। दिक् परिवर्तक काल के साथ समय लघुपथित आर्मेचर वाइंडिंग में अधिक वोल्टता के साथ धारा में प्रेरित होती है, जिसके कारण बूसों पर अधिक स्पार्किंग होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ताम्र हानि डैश डैश पर नगण्य होती है। सही उत्तर निर्भार पर नगण्य होती है। ताम्र हानि नो लोड पर नगण्य होती है, क्योंकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि नो लोड पर कॉपर हानि नगण्य होती है। यहाँ पर देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए, वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर कॉपर लॉस कहते हैं, यानी ताम्र हानियाँ कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को ताम्र हानियाँ कहा जाता है। ताम्र हानि वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का तथा कुंडलन यानी वाइंडिंग के प्रतिरोध आर पर निर्भर करता है, जो कि ताम्र हानि बराबर I² R होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से हिस्टैरिसीस हानि को न्यूनतम भी किया जा सकता है। अगला हमारा दिया गया, जो कि धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है। सही उत्तर द्वितीयक टर्नों से संख्या से कम होती है। जैसा कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया, मल्टीमीटर का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर जैसे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर का अर्थ होता है कई प्रकार के वैद्युतिक राशियों को मापने वाला यंत्र। अगला देखते हैं, जो कि सीटी का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर सीटी का जो उपयोग है करंट मापने के लिए करते हैं। सीटी का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग में केवल 1 या 2 टर्न होते हैं, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग पतले तार की अनेक टर्न वाली बनाई जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगले प्रश्न जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इसी तरह की पिछली वीडियो चाहिए तो आप अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके आसानी से सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि अंत में अभी वीडियो के अंत में जब वीडियो ख़त्म होगा तभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और दोस्तों ये सारी
मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आपका इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम यहीं से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि सीआरओ का जो पूरा नाम होता है। सही उत्तर यहाँ पर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, यानी कैथोड किरण दोलक मापी होता है। जैसा कि सीआरओ का पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। सीआरओ एक ऐसा मापक यंत्र है जो समय के साथ परिवर्तित होने वाले वैद्युतिक सिग्नलों का विजुअल डिस्प्ले प्रदान करता है। सीआरओ की सहायता से वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, पावर फैक्टर, प्रेरकत्व, प्रतिबाधा आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापन किया जाता है। अगला है, इंस्ट्रूमेंट में अवमंदक आघूर्ण सामान्यतः उपयुक्त नहीं किया जाता है। सही उत्तर स्थिर वैद्युत रूप से नहीं किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट यानी उपयंत्र में अवमंदक आघूर्ण सामान्यतः 3 प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि वायु अवमंदक, द्रव घर्षण अवमंदन, भौर धारा अवमंदन। स्पष्ट है कि अवमंदन आघूर्ण स्थिर वैद्युत रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता।